कि इंडक्टर में जब हम लोग करंट दिए तो क्या होने लगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनने लगा, और जितना ज्यादा करंट दिए उतना ही ज्यादा यहाँ पे फ्लक्स जनरेट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड बना, है ना। नॉर्मली किसी भी कंडक्टर में जब करंट जाएगा तो इसके चारों ओर क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जब इसमें टर्न नहीं रहेगा तो वीक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। क्या बनेगा बाबू, वीक मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जब इसको हम लोग टर्न के रूप में बना लिए, टर्न कर लिए, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू होगा। जितना ज्यादा टर्न होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो हम लोगों ने क्या गौर किया, सर्किट में अगर आप लोग कोई वोल्टेज सोर्स लगाए हैं, यहाँ पर करंट गया तो करंट से क्या बन रहा है, फ्लक्स बना। और हम लोग क्या देखे थे कि ईएमएफ क्या होता है, फैराडे लॉ से रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है। तो ईएमएफ फ्लक्स के चेंज से क्या बना, तो ईएमएफ बना, और ईएमएफ से फिर क्या बनता है, वोल्टेज। क्योंकि ईएमएफ एक वर्चुअल फोर्स होता है, एग्जैक्ट फोर्स नहीं होता है, एग्जैक्ट फोर्स नहीं होता है। जो सर्किट में, ये मान लीजिए सर्किट है, यहाँ पे हम लोग एक बैटरी लगा दिए और इसका रेटिंग अगर हम लोग रख रहे हैं 9 वोल्ट, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में, जब इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, जब इस सर्किट में करंट बहना शुरू नहीं किया है, तब का वोल्टेज कहलाता है मेरा ईएमएफ। ये ईएमएफ इलेक्ट्रॉन को इस सर्किट में फ्लो करने के लिए मोटिवेट करता है। ठीक है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए मोटिवेट करेगा कि चलिए आप इस सर्किट में चलना शुरू कीजिए, और इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मेरा करंट बहना शुरू हो जाएगा। जब करंट बनना स्टार्ट होगा तो इसका वोल्टेज ड्रॉप होने लगेगा, और ये 9 वोल्ट से 8.99 वोल्ट होने लगेगा, 8.98 वोल्ट होने लगेगा, 8.97 वोल्ट होने लगेगा। जब ये वोल्टेज मेरा डिक्रीज करने लगा, जब इस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिक्रीज करने लगेगा, पोटेंशियल डिफरेंस घटने लगेगा, तो इसको हम लोग कहेंगे, दोनों पॉइंट के बीच के वोल्टेज को पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, है ना। लेकिन जब दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज मेरा मैक्सिमम रहेगा तो उस समय ये ईएमएफ होगा। क्या होगा, ईएमएफ। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या देखें कि वोल्टेज सोर्स जब लगाए थे सर्किट में, तो करंट जो गया वो कर रहा है, इसको फ्लक्स जनरेट कर रहा है। इसमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, इसका यहाँ पे बना, और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के कारण यहाँ पे ईएमएफ जनरेट होगा, और ईएमएफ फिर वापस वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, उसी तरह से कैपेसिटर में हम लोगों ने क्या देखा था कि दोनों प्लेट के बीच में जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाले हुए थे, तो इस मेटल के प्लेट के पास हमारा चार्ज स्टोर होने लगा, और ये चार्ज जो स्टोर हुआ, मान लीजिए सोर्स वोल्टेज हम डाल रहे हैं, तो ये चार्ज जो स्टोर हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है इसमें स्टोर, इतना ही वोल्टेज स्टोर होगा जितना इसमें चार्ज जमा होगा उतना यहाँ पे वोल्टेज स्टोर होगा। यानी Q इक्वल टू हम लोग पढ़ते हुए C इंटू V होता है, C बराबर Q बटे V होता है, हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। तो इंडक्टर और कैपेसिटर का यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए हम लोग सीरीज और पैरेलल कनेक्शन सभी चीजों का पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सीरीज कनेक्शन आप लोग जानते हैं कि जब पहला एलिमेंट का दूसरा टर्मिनल दूसरा एलिमेंट के पहले टर्मिनल से जुड़ जाए, दूसरा एलिमेंट के पहला टर्मिनल से जुड़ जाए, या फिर तीसरा एलिमेंट के पहला टर्मिनल से जुड़ जाए, इस कनेक्शन को हम लोग सीरीज कनेक्शन कहते हैं। और सीरीज कनेक्शन में हम अभी डीसी को लेकर चल रहे हैं बाबू, क्योंकि एसी में फेजर का कॉन्सेप्ट आ जाता है, इसीलिए देख रहे होंगे कि हम जब भी ले रहे होंगे तो डीसी सोर्स ले रहे होंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन के लिए और रिवीजन के लिए डीसी बेहतर है समझाना, एसी के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ, कलर कोड भी होगा बाबू। ठीक है, तो हम लोग गौर करें कि इसमें करंट के लिए सिंगल पाथ है, यही पाथ है, इसलिए करंट में कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। दैट मींस सीरीज में जितना भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट के पास हमारा क्या जाएगा, सेम करंट जाएगा, लेकिन इन हर एक एलिमेंट के बीच में वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। वोल्टेज का क्या हो जाएगा बाबू, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ना। और ये जो मेरा सोर्स वोल्टेज है वो मेरा इन तीनों वोल्टेज के सम के इक्वल होगा। हम लोग मान लेते हैं कि यहां पर इस दोनों पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है, क्या है, R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो करंट तो मेरा सेम जा रहा था I, टोटल वोल्टेज यहां पर जो वोल्टेज वही इसका वोल्टेज होगा, तो क्या होगा I गुने R इक्विवेलेंट होगा मेरा टोटल वोल्टेज, और VR1 क्या हो जाएगा I गुने R1। ओम्स लॉ वगैरह नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो I इंटू R2 होता है, 3 होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3 होता है। तो I को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा टोटल रेजिस्टेंस जो होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और टोटल रेजिस्टेंस का सम हो जाएगा। मतलब R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा मेरा, सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, है ना। यानी कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ R I,
जहां आई का वैल्यू 1 से लेकर के n तक हो सकता है। जितना रेजिस्टेंस लीजिएगा उतना ही रेजिस्टेंस को जोड़ दीजिएगा। ये सीरीज कनेक्शन था, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि वोल्टेज क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो सीरीज कनेक्शन के लिए हम लोग को वोल्टेज डिवीजन रूल पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है? वोल्टेज डिवीजन रूल। तो हम लोग को पता चल चुका है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा 3 रेजिस्टेंस R1 + R2 + R3 होगा। अब टोटल वोल्टेज मेरा VS दिया गया है ना, तो करंट IS का वैल्यू क्या होगा भाई? चलिए IS का वैल्यू क्या होगा? तो वोल्टेज, टोटल वोल्टेज बटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही ना होगा इसका करंट, सोर्स करंट क्या होगा, है ना। आई का वैल्यू जो होगा, मान लीजिए यहाँ पे IS नहीं, आई ही रहने दीजिए, आई ही ले रहे हैं, VS बटा R इक्विवेलेंट। तो आई बराबर क्या होगा मेरा? VS बटे R इक्विवेलेंट। आई बराबर क्या हो जाएगा? VS बटे R इक्विवेलेंट। तो हम लोग R इक्विवेलेंट बराबर क्या देखे हैं कि 3 रेजिस्टेंस है तो तीनों रेजिस्टेंस का सम हो जा रहा है। और अगर आपको इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस देखिए, अगर कह दे कि नहीं भाई आप इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप एक वोल्ट मीटर लगा दीजिए और इसका वोल्टेज बताइए, VR1 फाइंड कीजिए, तो VR1 बराबर क्या होगा मेरा? तो VR1 बराबर क्या होगा मेरा? VR1 बराबर क्या होगा? I गुने R1 होगा। I का वैल्यू क्या है मेरा? VS बटे टोटल रेजिस्टेंस गुने R1। तो आप लोग डायरेक्ट रेजिस्टेंस 1 के अक्रॉस का वोल्टेज निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। उसी तरह से अगर आपको रेजिस्टेंस 2 के अक्रॉस का वोल्टेज निकालने के लिए कहा जाएगा तो क्या कीजिएगा? I को R2 से गुना कर दीजिएगा। I बराबर कितना आया था मेरा? VS बटा R1 + R2 + R3 गुने R2, है ना, R2। तो ये हो गया मेरा रजिस्टर 2 के अक्रॉस का वोल्टेज। उसी तरह से रजिस्टर 3 के अक्रॉस का अगर वोल्टेज निकालने के लिए आप लोग को कह दिया जाए इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालिए, तो क्या लिखिएगा? वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर 3 बराबर, पहले तो आप लिखिएगा टोटल वोल्टेज बटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा R1 + R2 + R3 गुने जिस रजिस्टर के अक्रॉस लिया जाता है वोल्टेज निकालना होता है उस रेजिस्टेंस को हम लोग गुना में कर देते हैं। जैसे एक बार फिर से देख लीजिए, अगर आपको रेजिस्टेंस 1 के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है तो VS बटा R1 + R2 + R3 तो हुआ ही हुआ, गुना में क्या हो गया? R1 हो गया। यहाँ पर अगर R2 के अक्रॉस निकालना था तो VS बटा R1 + R2 + R3 तो हुआ ही, गुना में R2 हो गया। उस तरह रेजिस्टेंस 3 के अक्रॉस वोल्टेज निकालना था तो क्या हुआ था? VS बटा R1 + R2 + R3 तो हुआ ही, साथ साथ R3 हो गया ना। चलिए इंटरेस्टिंग बनाइए सब फास्ट करके। चलिए देखिए फास्ट, थोड़ा सा हम लोग को थोड़ा सा आप इसका न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस कर लीजिए, एक दो को न्यूमेरिकल देख लीजिए, है ना। करंट डिवाइड होता है सीरीज में, नहीं सीरीज में करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। सीरीज में करंट सेम रहेगा, वोल्टेज फास्ट हो जाएगा, वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। चलो बताओ तो बच्चा लोग कि मान लो यहाँ पे 4 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस है और यहाँ पे 12 वोल्ट का हम लोग बैटरी लगा दिए हैं, तो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा बताइए तुमको, कमेंट में करके बताइए, फटाफट कमेंट बताइए। तो इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए तो फटाफट, जल्दी जल्दी, अगर समझ गए हो जल्दी जाना है तो इस पर कमेंट बताओ, कमेंट में बताइए जल्दी इसका आंसर कितना होगा। ऑब्जेक्टिव कब होगा एग्जाम बताइए, ऑब्जेक्टिव बताइए प्रिंस मास्टर बताइए तो ऑब्जेक्टिव 2 12/6 गुने 4, क्योंकि 12 वोल्ट है VS, फॉर्मूला ही ना आता है VS बटा R इक्विवेलेंट गुने जो भी रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस का वैल्यू 4 ओम है तो 4 से गुना कर लिया, VS हो गया 12 वोल्ट, ये हो गया 4 + 2 यानी कि 6 और गुने 4। हाँ 8 वाला सही है, 3/2 गलत है, एम्पियर में नहीं होता बाबू, वोल्टेज हमेशा वोल्ट में यूनिट होता है। गुड, जिसका भी 8 वोल्ट आया है सब समझ गए हो, ठीक है। जिसका अलग आ रहा है वो थोड़ा सा इस वीडियो को दोबारा देखना। चलिए अब हम लोग करंट डिवीजन रूल देख रहे हैं, क्या देखेंगे? करंट डिवीजन रूल। इसके लिए हम लोगों को पैरेलल कनेक्शन जानना होगा, क्या जानना होगा? सर्किट का पैरेलल कनेक्शन, मतलब किसी भी एलिमेंट का अगर लेफ्ट वाला इन दूसरा टर्मिनल का ही मान लीजिए लेफ्ट वाला से जुड़ा हुआ हो, जो ही नहीं लेफ्ट राइट से जुड़ा हुआ, लेकिन दूसरा का राइट से जुड़ा हुआ हो, तो इसको हम लोग पैरेलल कनेक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? पैरेलल कनेक्शन। अब पैरेलली में हम लोग गौर करेंगे कि जो ये वोल्टेज दिए हैं वही वोल्टेज इन दोनों डिवाइस के यानी दोनों रजिस्टर के क्रॉस आएगा, लेकिन करंट जो यहां जा रहा था I वो 2 भाग में बढ़ गया, I1 और I2 हो गया। रजिस्टर 1 के क्रॉस मान ले रहे हैं हम लोग करंट I1 ले लिए और रजिस्टर 2 के क्रॉस करंट हम लोग I2 ले लिए। क्या ले लिए? I2 ले लिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या गौर कर रहे हैं कि ये जो करंट मेरा यहाँ आया है ये फिर यहाँ पर मिल करके वापस हमको I ही देगा और वोल्टेज मेरा बराबर है, हम लोग ओम्स लॉ से जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है IR, तो I बराबर क्या हो जाएगा V बटा R। तो यहां पर मेरा I1 बराबर क्या हो जाएगा भाई? तो I1 बराबर क्या हो जाएगा? चलिए I1 बराबर क्या देखिएगा आप लोग कि सोर्स वोल्टेज बटा
R1 हो रहा है, यहाँ पे जो I2 क्या हो रहा है, सोर्स वोल्टेज बटे R2 हो रहा है। हम लोगों ने क्या गौर किया, ये करंट जो था वही दो भाग में बट गया, यानी कि I1 प्लस I2 हो गया, है ना। और मान लिए हम कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है। क्या है इसका इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम इसका मान लेना है। तो इसको करंट बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, टोटल वोल्टेज बटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या लिखेंगे इधर, टोटल वोल्टेज हम VS माने हैं तो VS बटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। I1 बराबर क्या है, देखो हम ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे बाबू, भी फटाफट पढ़ाना भी है, टाइम देखते जाओ, है ना, पढ़ते भी जाना है। I1 बराबर क्या हो जाएगा, VS बटा R1, I2 बराबर हो जाएगा VS बटा R2। यहां से हम लोग VS कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2। VS से VS कैंसिल हो गया, तो हम लोग देख रहे हैं कि 1 बटा R इक्विवेलेंट बराबर हो रहा है 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2। तो एलसीएम ले लेते हो R1 इंटू R2 इन दोनों का, फिर ये हो जा रहा है R2 प्लस R1 बराबर हो रहा है 1 बटे R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट क्या हो गया, पैरेलल कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया, तो हम लोग देखें दो रेजिस्टेंस लिए तो R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2 ले लिया। अगर हम लोग तीन रेजिस्टेंस लेते हैं R1 R2 और R3 को अगर हम लोग पैरेलल लेते हैं तो क्या हो जाता, 1 बटा R इक्विवेलेंट जो होता वो आपके हर एक रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल यानी कि 1 बटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका 1 बटा रेजिस्टेंस 1 प्लस 1 बटा रेजिस्टेंस 2 प्लस 1 बटा रेजिस्टेंस 3 के इक्विवेलेंट होता है, जो हम तीन रेजिस्टेंस का कंडीशन लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग कि इसमें करंट डिवीजन रूल के बारे में। हम लोगों ने देखा कि R इक्विवेलेंट मिल गया, वोल्टेज सोर्स हमको पता है कि VS कैसे निकालेंगे भाई, VS तो मेरा बराबर होता है, अब V बराबर क्या होता है I गुने R। तो यहाँ पे हम लोग V पता है, I निकालना होगा, ये I बराबर क्या हो जाएगा मेरा, I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा आपका सोर्स वोल्टेज बटा R इक्विवेलेंट। यहाँ पर सोर्स वोल्टेज मेरा कांस्टेंट है ना, इसीलिए हम लोग इस तरह से रिलेट किए हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिए हैं और जो सोर्स वोल्टेज दिया हुआ उसको देख लिए हैं, तो हमको I निकल जाएगा ना, सर्किट का ये करंट निकल जाएगा। और जब ये करंट निकल जाएगा तो हम लोग I1 I2 कैसे निकालेंगे भाई, तो VS बराबर क्या होगा, तो VS बराबर हो जाएगा मेरा यहां से I गुने R इक्विवेलेंट। VS बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू R इक्विवेलेंट। तो अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि R इक्विवेलेंट बराबर R1 इंटू R2 आया है, R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2 आया, और यहाँ पे मेरा I1 बराबर आ रहा है VS बटा R1। तो I1 बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, VS बटे क्या लिखें, VS बटे R1। अब VS बराबर कितना था, I गुने R इक्विवेलेंट बटा R1। अब देखिए R इक्विवेलेंट कितना हो गया, R1 इंटू R2, R इक्विवेलेंट क्या है, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 बटा R1। यहाँ पे R1 है तो R1 से R1 कट गया, तो हम लोग को क्या देखें, I इक्विवेलेंट I1 बराबर क्या आ गया, तो I1 बराबर I बटा R1 प्लस R2। गुना में अगर हम लोग देख रहे हैं क्या बच गया, गुना में R2 ना बच गया है। तो हम लोगों ने क्या गौर किया कि जिस ब्रांच का करंट लेना हो उसको छोड़ के दूसरा ब्रांच का रेजिस्टेंस को प्रोडक्ट में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे, प्रोडक्ट में, दूसरे ब्रांच का रेजिस्टेंस को। यानी कि अगर हम लोग यहां पे ले रहे हैं रेजिस्टेंस R1 और यहां पे ले रहे हैं रेजिस्टेंस R2 और यहां पे करंट मार रहे हैं I1, यहां पे करंट मार रहे हैं I2। अब मान लीजिए इसमें करंट आया था I, अभी हम लोग निकाल लिए थे ना I वाला कॉन्सेप्ट। तो I1 वाला फार्मूला क्या आया था बाबू मेरा, I1 वाला फार्मूला आप लोग याद कीजिए, अभी देख लीजिए पीछे से, देखिए पीछे से I1 बराबर क्या था, I बटा R1 प्लस R2। क्या आया था, I बटा R1 प्लस R2, यानी कि I बटा दोनों रेजिस्टेंस का सम गुना, करंट डिवीजन रूल में क्या देख रहे हैं, I बटा टोटल रेजिस्टेंस गुना। अगर हमको रेजिस्टेंस 1 के अक्रॉस करंट निकालना है तो इसके जो बच गया रेजिस्टेंस उसको गुना में लिखेंगे R2। उसी तरह से अगर I2 निकालना हो तो I2 बराबर होगा I बटा R1 प्लस R2 गुने R1। ठीक है, ये मेरा I1 और I2 का कॉन्सेप्ट हो गया। करंट डिवीजन रूल के द्वारा हम करंट निकाल लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए, इसी फार्मूला पर न्यूमेरिकल या ऑब्जेक्टिव आएगा तो बना लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन लिखिए, तो मान लीजिए 4 ओम का रेजिस्टेंस है, दूसरा 6 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें आपको 30 एम्पियर का करंट दे दिया। चलिए मान लीजिए 30 एम्पियर का दिया। अब बताइए कि 4 एम्पियर वाला करंट को ओम वाला रेजिस्टेंस से जो करंट जा रहा है उसको I1 मान रहे हैं और 6 ओम वाला रेजिस्टेंस से जो करंट जा रहा है उसको I2 मान रहे हैं। तो I1 और I2 का वैल्यू निकाल के आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट। चलिए ये आप लोग का भी तुरंत का टास्क है, I1 I2 का वैल्यू निकालिए। तो बाबू I1 I2 का वैल्यू निकालो, खाली मजाक करेगा, निकाल के बता। मजा आ गया सर, बाद में मजा तो लेते रहो लेकिन मजा के साथ इसका वैल्यू निकालो। I1 I2 का वैल्यू निकालो रे। राज निकालो बुआ, हाँ किसका 12 आया, I1 की I2, ऐसी 12 लिख दिया अमित।
किसका 12 आया? 12 किसका? I1 का। हाँ फिर हैं आप। I1 का आ रहा 18 और I2 का आ रहा है 12। मृत्युंजय कुमार का जवाब है I1 का 18 एम्पियर और I2 का 12 एम्पियर, है ना? यही है ना जवाब? देख लेते हैं, देख लीजिए करंट क्या होता है, करंट बटा करंट 30 एम्पियर है बटा टोटल रेजिस्टेंस 6 प्लस 4 यानी कि 10 एम्पियर गुने 4 ओम निकालना है तो 6 से गुना कर लेंगे, कितना हो गया 6 18, एकदम सही है लड़का का। I1 का कितना आया है? वेरी गुड मृत्युंजय, वेल डन। इसी तरह बनाओ I1 का 18 एम्पियर, I2 का भाई 30 एम्पियर ये है तो 18 एम्पियर I1 आ गया तो I2 तो सीधा 12 एम्पियर ही ना जाएगा, कैलकुलेट भी कर लोगे तो उतना ही आएगा 30 बटा 10 और गुना 6 ओम के क्रॉस निकालना है तो 4 से गुना करेंगे, उल्टा गुना करते हैं तो 4 तिया 12 आ गया ना, 12 एम्पियर आ गया ना। वेरी गुड। किसका किसका आया? वेरी गुड 18 12 18 12 एकदम सही है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। दीपक मोटिवेशनल पॉइंट, ठीक है मोटिवेशन देते रहो दोस्तों को। तो करंट डिवीजन रूल हो गया, यही रूल हमारा हर एक सर्किट में लगेगा, चाहे वो रेजिस्टिव हो, इंडक्टिव हो या कैपेसिटिव हो, ठीक है। पहले से कहां थे सर आप? हम तो थे पटने में, अब आ गए ना, पता चला तो अब रहेंगे तुम लोग के एग्जाम से पहले तुम लोग का हम जितना भी देर हो हम पढ़ा के समझा देंगे, खत्म कर देंगे, घबराना नहीं है, मेंटेन रखना है ना। अब हम लोग इंडक्टर में भी सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। इधर इंडक्टर में सीरीज कनेक्शन देख लेते हैं पहले। हम ज्यादा फार्मूला को ड्राइव नहीं करते हैं, सीधा थोड़ा सा रिलेशन बता देते हैं। इंडक्टर में वोल्टेज बराबर होता है एल डी आई बाई डी टी। क्या होगा बाबू? इंडक्टर का वोल्टेज क्या होगा? एल डी आई बाई डी टी। इस इक्वेशन से करंट निकाल लीजिए। इंडक्टर के पास वोल्टेज क्या होता है? एल इंटू डी आई बाई डी टी होगा, तो करंट कैसे निकलेगा इससे? तो इधर आ जाएगा तो 1 बटा एल इंटू वी बराबर क्या हो जाएगा? डी आई बटे डी टी। तो डी टी को भी इधर ले आइए, छोड़िए ना, काहे के छोड़िएगा, इसको भी कर ही दीजिए ना। हाँ यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग? dt से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर चला आएगा ना तो ये बचा di। अब दोनों को हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, दोनों तरफ क्या कर लेंगे? इंटीग्रेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा एल वी dt इंटीग्रेशन ऑफ di। इंटीग्रेशन तो आप लोग जानते ही हैं कि di का इंटीग्रेशन i होता है और इसका 1 बटा एल को कांस्टेंट है जो बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? v di v dt। तो करंट का क्या होगा मेरा? i बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एल इंटीग्रेशन ऑफ v dt। तो वोल्टेज और करंट का फार्मूला आप लोग एकदम याद रखिएगा कि इंडक्टर का वोल्टेज होता है एल डी आई बाई डी टी और करंट होता है 1 अपॉन एल इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, होता है ना। चलिए अगर हम मान रहे हैं इस इंडक्टर का वैल्यू L1 है, इसका L2 है, इसका L3 है, तो हमने क्या बताया कि कभी भी सीरीज एलिमेंट में करंट डिफर नहीं करेगा, करंट हमेशा सेम होगा लेकिन वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। वोल्टेज क्या हो जाएगा बाबू? डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब यहां का वोल्टेज जो है वो मेरा VL1 है और यहां से यहां तक का वोल्टेज VL2 है और यहां से यहां तक का वोल्टेज मान रहे हैं VL3 है। मतलब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर 1, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर 2 और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर 3, है ना। आगे देखिए तो हम लोग क्या देखेंगे कि टोटल वोल्टेज जो होगा वो इन तीनों वोल्टेज के सम के इक्वल होगा ना। और हम लोग मान रहे हैं कि तीनों इंडक्टर के इक्विवेलेंट कोई रजिस्टर इंडक्टेंस है जिसका वैल्यू L इक्विवेलेंट मान लेते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं? वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू डी आई बाई डी टी। और करंट मेरा कांस्टेंट है ना, तो करंट तो हमेशा डी आई बाई डी टी ही रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? VS बराबर L इक्विवेलेंट इंटू डी आई बाई डी टी। अब VL1 के लिए क्या हो जाएगा? L1 इंटू डी आई बाई डी टी हो जाएगा। VL2 के लिए क्या हो जाएगा? L2 इंटू डी आई बाई डी टी हो जाएगा। अब VL3 के लिए क्या हो जाएगा? L3 इंटू डी आई बाई डी टी हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखेंगे इसमें? L1 इंटू डी आई बाई डी टी प्लस L2 इंटू डी आई बाई डी टी प्लस L3 इंटू डी आई बाई डी टी होगा। अब देखिए डी आई बाई डी टी को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पे आ रहे हैं हम लोग, क्या देखेंगे? L इक्विवेलेंट डी आई बाई डी टी है बराबर मेरा डी आई बाई डी टी को यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लिए तो क्या बचा मेरा? बच रहा मेरा L1 प्लस L2 प्लस L3, L1 प्लस L2 प्लस L3 बच रहा। डी आई बाई डी टी कट जाएगा तो क्या बचेगा? L इक्विवेलेंट बराबर क्या बचेगा? L1 प्लस L2 प्लस L3 बचेगा ना बाबू? L1 प्लस L2 प्लस L3। जय मां सरस्वती। पूजा टाइम हो गया जी, 12 बज गया का? नहीं अभी, अरे भगवान का पूजा करो, 12 नहीं बजा रहे मारेंगे। भगवान का नाम हमेशा रखना याद, लेकिन उन्हीं के लिए मेहनत करो। भगवान तभी साथ देंगे जब मेहनत करोगे ना जी। चलो इसलिए हम क्लास शुरू से पहले ही कहते हैं मां सरस्वती का पूजा स्टार्ट कर लो अभी से ही, यही हम लोग का मेन पूजा है। अगर हम लोग पढ़ाई में अच्छा कर लिए समझ लो कि मां सरस्वती का तपस्या कर लिए, समझे। तो हम लोग क्या देखेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? सीरीज के लिए L1 बराबर हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3। मतलब इक्विवेलेंट इंडक्टेंस का फार्मूला होगा समेशन ऑफ Li।
जहां आई का वैल्यू 1 से लेके n तक होगा। जितना इंडक्टर लगाओगे उतना ही इंडक्टर जुड़ते जाएगा। अगर 4 इंडक्टर लगा देते हैं तो अब मेरा इक्विवेलेंट होता है L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, है ना। तो जो बाबू अब कमेंट में भगवान का नाम खाली मत लिखो, पढ़ाई भी देखो, कंसंट्रेट करो पढ़ाई पे, है ना। कोई डाउट होता है तो पूछ लो, है ना। तो हम लोग क्या देखें कि सीरीज में क्या गौर किए कि रेजिस्टेंस की ही तरह सीरीज इक्विवेलेंट इसका है, उसी तरह पैरेलल में देखेंगे हम लोग एकदम रेजिस्टेंस के जैसा ही होगा सर, सीरीज में पैरेलल दोनों में होगा। गुड, पैरेलल में कैसे, अब पैरेलल में देख लेते हैं हम लोग क्या देखे थे, V बराबर कितना आया था L इंटू डी आई बाई dt था, और करंट बराबर क्या लिए थे I बराबर 1/L इंटीग्रेशन ऑफ d dt, ये करंट के लिए लिए थे ना। तो पैरेलल कनेक्शन हम लोग देखेंगे, याद रखिएगा ये वोल्टेज और करंट का हमेशा फॉर्मूला याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा तो गलती नहीं होना चाहिए बाबू, गलती नहीं होना चाहिए आप लोगों से। वोल्टेज या करंट किसी का भी आपका वैल्यू पूछ देगा तो निकाल दीजिएगा फटाक से, है ना। अब देखिए हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन देख रहे हैं इंडक्टर का, पैरेलल कनेक्शन ऑफ इंडक्टर, मान लीजिए इसको L1 लिए, इसको L2 लिए, चलिए इसको L3 ले लिया, हटाइए, ज्यादा भी नहीं लेंगे। चलिए फटाफट फटाफट हम लोग एक एनर्जी सोर्स लगा दिए, क्या लगा दिए, एक एनर्जी सोर्स लगा दिए VS। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो यहां से करंट जा रहा I वो 3 भाग में बट गया, I1 I2 और I3 हो गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, I बराबर क्या हो रहा है I1 प्लस I2 प्लस I3, और I के लिए फॉर्मूला क्या है 1/L इंटीग्रेशन ऑफ V dt होगा ना। चलिए यहाँ पे I के लिए क्या लिखिएगा, पूरा इंडक्टेंस के इक्विवेलेंट को मान लेंगे हम लोग L इक्विवेलेंट, तो टोटल करंट के लिए हो जाएगा 1/L इक्विवेलेंट इंटीग्रेशन ऑफ V dt बराबर हो जाएगा मेरा क्या 1/I1 के लिए क्या हो जाएगा मेरा 1/L1 इंटीग्रेशन ऑफ V dt, क्योंकि वोल्टेज तो मेरा सब में V ही ना रहेगा, V ही रहेगा ना, सब में यहाँ पे V मान रहे हैं तो क्या होगा, सब में V रहेगा, सब में क्या रहेगा V ही रेजिस्टेंस मतलब वोल्टेज रहेगा। हर एक इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज मेरा कांस्टेंट रहेगा पैरेलल कनेक्शन में। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा I1 के लिए जाएगा 1/L1 इंटीग्रेशन ऑफ V dt, इसके लिए होगा इंटीग्रेशन ऑफ V dt, I3 के लिए होगा 1/L3 इंटीग्रेशन ऑफ V dt। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसमें हम लोग V dt को अगर कॉमन ले लें तो 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 बच जाएगा, इंटीग्रेशन में ले रहे हैं हम लोग V dt। तो ये V dt से V dt कैंसिल हो गया, तो क्या देखें 1/L इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 हो जाएगा ना, 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 हो जाएगा। वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, यस सर वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, है ना। चलिए तो हम लोग सीरीज और पैरेलल कनेक्शन हम लोग इंडक्टर का भी देख लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर का, किसका पढ़ेंगे, कैपेसिटर का भी सीरीज पैरेलल कनेक्शन देख लेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले पढ़ चुके थे, आप लोग यहाँ पे कुछ पीछे आते हैं, हम लोग यहाँ पे कैपेसिटर पढ़ाए थे, कैपेसिटर पढ़ाए थे ना जी, हाँ। देखिए कैपेसिटर हम लोग क्या पढ़े थे, Q मेरा चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था V, यानी Q इक्वल टू CV, और C बराबर Q/V होता था ना। तो हम लोग देख रहे थे कि कैपेसिटर के प्लेट पे जो चार्ज होता था वो उस प्लेट के बीच में जो वोल्टेज डेवलप होता था वो इस तरह से रिलेटेड था, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V था, यानी Q इक्वल टू था C इंटू V। तो हम लोग अब डायरेक्ट आ रहे हैं इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए, है ना। कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट लेके आप लोग को याद था तो थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं। कैपेसिटर में देखिए जितना मान लीजिए चार्ज जो भी आएगा उतना यहाँ पे क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अक्रॉस क्या जमा होता है, यहाँ पे वोल्टेज स्टोर हो जाता है, और Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है V, Q बराबर हम लोग जानते हैं C इंटू V। और हम लोग करंट का फॉर्मूला क्या जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, करंट किसको कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो I बराबर क्या होगा dq बाय dt, तो Q क्या है मेरा C इंटू V है, और dt, C मेरा कैपेसिटेंस से जो कांस्टेंट टर्म आया है तो इसलिए C को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा C इंटू dV बाय dt। तो कैपेसिटर के लिए I का वैल्यू क्या हो जाएगा C इंटू dV बाय dt, कैपेसिटर में करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा C इंटू dV बाय dt, है ना। ग्रुप बी का भी रखिए सर प्लीज, एकदम रखा है, रुक जाइए, चलिए आगे देखिए, I बराबर C इंटू dV बाय dt होगा ना। अब अगर हमको वोल्टेज निकालना हो तो क्या करेंगे, C को इधर ले आएंगे तो 1/C इंटू I, और dt को इधर ले आएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा dt, बराबर बचेगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ dV, सिर्फ और सिर्फ dV बच गया, अब बाकी सबको हम इसको इधर ले गए तो बटा में हो गया, इसको इधर ले आए तो गुना में हो गया ना। अब हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे इंटीग्रेशन, जैसे ही हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन किए तो हो गया 1/C इंटीग्रेशन ऑफ I dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dV, ठीक है। तो 1/C, C तो देखिए कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन के टाइम में बाहर आ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा ये 1/C
इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी इज इक्वल टू वी। दैट मीन्स मेरा वोल्टेज बराबर क्या होगा भाई, वोल्टेज बराबर हो जाएगा यहाँ पे क्या, देख लीजिए आप लोग, वी बराबर आ रहा है 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा उसका भी आप लोग को फॉर्मूला निकल गया, और ये करंट का भी फॉर्मूला निकल गया, आई इक्वल टू सी डीवी बाई डी टी। देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, आई बराबर सी डीवी बाई डी टी और वी बराबर 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। इसी दो फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग सीरीज और पैरेलल कनेक्शन पर फोकस करेंगे। इसका ध्यान देकर के इस करंट का वैल्यू कैपेसिटर में क्या होगा और वोल्टेज का वैल्यू कैपेसिटर के अक्रॉस क्या होगा, है ना। हम लोग जान चुके हैं ना जी कि सीरीज में मेरा करंट कांस्टेंट होता है, अब सॉरी वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा लेकिन करंट कांस्टेंट होगा, है ना। लेकिन लॉजिक गेट पढ़ा दीजिए, पहले पढ़ा दीजिए, अरे पढ़ा रुको ना, पढ़ा देंगे, क्या घबरा रहा, लॉजिक गेट भी होगा, घबराने एकदम होगा। तुम लोग क्या चाहता है, तुरंत पढ़ेगा तुरंत भाग जाएगा। अरे 6 महीना का पढ़ाई है, एक दिन तो एक रात तो दो हमको, अरे एक रात दो, बस एक ही रात जरूरी है सनम नंबर लाने के लिए, समझ रहे हो ना। इस एक रात में तुम लोग 70 में 50 नंबर का तो जरूर बना लोगे, अब छोड़ छोड़ के बना पढ़ाना तो सही लगता नहीं है, ठीक है। टोटल पढ़ाएंगे तब ना 50 आएगा, थोड़ा नंबर पर ध्यान दो, अच्छे से तैयारी करके जाओ। तो हम लोग कैपेसिटर में अब सीरीज कनेक्शन पढ़ रहे हैं। सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर, चलिए मान लीजिए हम लोगों ने 3 कैपेसिटर लगा दिया, C1 C2 और C3, यहां पर एनर्जी सोर्स लगा दिए Vs, और यहां पर हम लोग देख रहे हैं इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है Vc1, मतलब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर 1, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर 2 और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर 3, और क्या होगा, वोल्टेज बराबर गजब। ओहो सर मजा आ गया, अरे मजा तो आएगा लेकिन पढ़ाई ना करो रे, पढ़ लोगे तो खुद मजा आ जाएगा एग्जाम में, है ना। मजा पढ़ाई के साथ साथ आना चाहिए। Vs बराबर क्या हो जाएगा, Vc1 प्लस Vc2 प्लस Vc3, और हम लोग वोल्टेज का फॉर्मूला क्या देखते थे, चलिए पिछला स्लाइड में हम आते हैं, दिखाते हैं आपको वोल्टेज बराबर क्या था, फॉर्मूला बताइए आप लोग। V इक्वल टू क्या था, 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी था, ये लिए थे V बराबर, तो इसी फॉर्मूला को ध्यान रखेंगे हम लोग। V इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी होता है ना, V इक्वल टू क्या था, 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, इसको रखेंगे हम लोग। मान लिया हमने कि पूरा टर्मिनल के बीच में एक कैपेसिटर का इक्विवेलेंट वैल्यू C इक्विवेलेंट है, पॉइंट A है, पॉइंट B है, तो इसके लिए सोर्स वोल्टेज क्या हो जाएगा, 1/c इक्विवेलेंट इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। तो कैपेसिटर 1 के लिए क्या हो जाएगा, 1/c1 इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, क्योंकि आई तो मेरा कांस्टेंट है, आई मेरा कांस्टेंट है ना जी, तो सब में मेरा यही होगा, सिर्फ बदलेगा क्या, कैपेसिटर का वैल्यू। यहां पर कैपेसिटर 2 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, 1/c2 इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, और कैपेसिटर 3 के क्रॉस क्या हो जाएगा, 1/c3 इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। अब देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी का कॉमन ले लेंगे हम इस आरएचएस की तरफ से, तो एलएचएस में क्या है मेरा 1/c इक्विवेलेंट इनटू आई डी टी बराबर हो जाएगा, यहां पर अगर हम लोग आई डी टी को कॉमन ले रहे हैं सब में से, तो क्या बचेगा, सिर्फ इधर बचेगा 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। आई डी टी कैंसिल हो गया, तो सीरीज में क्या बना, 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा सीरीज कनेक्शन से तो बन जाएगा ना। हाँ होता है, अपना रेजिस्टेंस हर एक सर्किट में कुछ ना कुछ होता है बुआ, क्योंकि आइडियल सर्किट में ही रेजिस्टेंस नहीं होता है, और कंडक्टर में भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, अगर कंडक्टर में भी कुछ रेजिस्टेंस नहीं हो जाता तो वो सुपर कंडक्टर कहलाता। हर एक सर्किट में अपना कुछ ना कुछ विरोधी गुण होता है, जिसको हम लोग उसका रेजिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। चलिए तो सीरीज कनेक्शन समझ में आ गया आप लोगों को, इससे न्यूमेरिकल आएगा, 3 कैपेसिटर का वैल्यू दे देगा, सीरीज में कनेक्टेड रहेगा तो इक्विवेलेंट वैल्यू निकाल लीजिए ना। एक बार फिर से सर क्या नहीं समझ में आया, ठीक है, देख लो हम लोग क्या देख रहे हैं बाबू, देख लो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। Vs बराबर क्या होगा मेरा, इसके क्रॉस का वोल्टेज, इसके क्रॉस का वोल्टेज, इसके क्रॉस वोल्टेज को जोड़ देंगे तो मेरा टोटल वोल्टेज निकल जाएगा। अब Vs बराबर क्या है, मान लीजिए ई पॉइंट के बीच का वोल्टेज मेरा Vs है, तो मान लेते हैं इन दोनों पॉइंट के बीच का टोटल कैपेसिटेंस है C इक्विवेलेंट, तो यहां पर हम लोग क्या लेंगे, Vs बराबर 1/c इक्विवेलेंट इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, इंडक्टर सॉरी कैपेसिटर 1 के क्रॉस जो वोल्टेज होगा क्या हो जाएगा 1/c1 और इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। उसी तरह कैपेसिटर 2 के क्रॉस क्या हो जाएगा 1/c2 इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। उसी तरह कैपेसिटर 3 के क्रॉस क्या हो जाएगा 1/c3 इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। और इसको हम लोग क्या किए, इन तीनों के वैल्यू को हम नीचे में बैठा दिए और जोड़ दिए, तो क्या हमको मिल गया, आई डी टी कॉमन है, निकाल लिए इधर, तो क्या बचा, आई डी टी से आई डी टी कैंसिल हो गया, तो बचा 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। यस सर, अंडरस्टैंड, वेरी गुड वेरी गुड। अब आगे देखते हैं पैरेलल कनेक्शन, क्या देखेंगे हम लोग, पैरेलल कनेक्शन।
पैरेलल कनेक्शन देख लेंगे कैपेसिटर का। चलिए इसमें क्या देख रहे हैं कि करंट बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है बाबू? करंट जरूर बढ़ेगा लेकिन वोल्टेज क्या रहेगा? वोल्टेज मेरा जो VS है यहाँ पे वही VS मेरा सब जगह रहेगा। और यहाँ पर जो करंट है वो क्या हो जाएगा? I1 I2 और I3 है। और टोटल करंट क्या हो जाएगा मेरा? I का वैल्यू क्या हो जाएगा? इन तीनों करंट का सम हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। हमने क्या गौर किया कि वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट है हर एक एलिमेंट के अक्रॉस, है ना। अब देखिए I का फार्मूला आप लोग को याद है ना, कैपेसिटर के अक्रॉस क्या था I का फार्मूला? देख लीजिए अभी हम लोग निकाले थे I का फार्मूला। क्या लिए थे? I बराबर C dV बाय dt। I बराबर क्या लिए थे? C dV बाय dt। देखिए लिखा हुआ होगा, यहाँ लिखे हुए हैं, यहाँ लिखे हुए हैं, दो लिखे हुए हैं। I इक्वल टू C dV बाय dt। एकदम नहीं है चांस, ना ना ऑनलाइन का कोई चांस नहीं है। पढ़ो एकदम जी जान लगा के पढ़ो। दिक्कत है तो पढ़ने का ना कोशिश करो रे, क्या ऑनलाइन ऑनलाइन खाली कोशिश। डाउट है तो पूछो, है ना। पढ़ाई करो बाबू, इसीलिए तो आए हैं हम कि तुम लोग को अगर दिक्कत है तो हम सॉल्व कर पाए। ऑनलाइन के भरोसे बैठे रहोगे तो काम नहीं चलेगा। नॉलेज चाहिए इंजीनियर बनने के लिए, है ना। और नॉलेज पढ़ने से आता है, मेहनत करो, है ना, मेहनत करो मेहनत। तो हम लोग क्या देखें? I बराबर क्या था? क्या हो गया जी? I इक्वल टू क्या था? C इंटू dV बाय dt था ना, था ना। तो हम लोग क्या देखेंगे? I बराबर यहाँ पर मान लेते हैं पूरा के क्रॉस का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट मान लेते हैं। तो क्या आ जाएगा I के लिए? C इक्विवेलेंट। अब वोल्टेज तो मेरा कौन सब में सेम है। यहाँ टेक्निकल इशू का कोई जगह नहीं है, जल्दी से जल्दी तुम लोग का टेक्निकल प्रॉब्लम दूर किया जाएगा, है ना। क्या हुआ सर जी यहाँ पे काम हो रहा है तो टेक्निकल ठीक किया जा रहा है टेक्निकल इशू को, है ना। थोड़ा सा पेशेंस 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 रखो तुम लोग कुछ देर। सर का नेट खत्म नहीं रे, सर का नेट नहीं खत्म होगा, सर अनलिमिटेड नेट वाले हैं। तुम लोग का नेट खत्म हो जाएगा तो फिर से डलवाना, सर का नेट नहीं खत्म होता है। सर वीडियो इज रुकिंग, फिर चलेंगे रुकिंग। तुम भी बैटिंग, घबराओ मत, तुम भी बैटिंग। चलो हो गया सर रुकिंग। यहाँ देखो हम लोग क्या देखें? dvs बाय dt को कट कर लेंगे तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बाबू? C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा ना। तो सीरीज और पैरेलल कनेक्शन हम सबका देख लिए। अब देखो, अब हम लोग ये गौर करेंगे कि रजिस्टर में जैसे करंट का अपोज करने का कैपेसिटी होता है उसी तरह से इंडक्टर और कैपेसिटर में भी करंट को अपोज करने का कैपेसिटी होता है। ना समझ में नहीं आया सर? नहीं आया, फिर से समझा दें। अच्छा हो सकता है नेट का इशू देख लो एक बार, फिर से देख लो। क्या? हाँ रिपीट एक बार फिर से देख लो। देखो बाबू हम लोग क्या जानते हैं, पैरेलल में तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, हर एक ब्रांच में अलग अलग करंट का वैल्यू जाता था। ऐसा इसलिए होता है बाबू कि हर एक एलिमेंट में अपना अपना रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होता है। डिनर ब्रेक मिलेगा सर? खा लेना रे, हम रोक ले हैं, देखते भी रहा खाते भी रहा। घर में तो हो बुढ़बक, खाओ अब पढ़ो, है ना। यही तो मजा है तुम लोग को, खाओगे भी अब पढ़ोगे भी, लेकिन जल्दी जल्दी खा लो, हम तब तक पढ़ाते रहेंगे, है ना। ब्रेक मत लो। यहाँ देखो करंट अलग अलग गया तो देखिए क्यों। हम देखें इस ब्रांच करंट के करंट I1 है, दूसरा कैपेसिटर के ब्रांच करंट I2 है, तीसरा कैपेसिटर का ब्रांच करंट I3 है। और टोटल करंट जो है वो I1 I2 और I3 के सम के इक्विवेलेंट है, क्योंकि यही करंट I जो है मेरा तीनों ब्रांच में बढ़ गया ना। तो जब तीनों ब्रांच में बढ़ा तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा ना। खाना नहीं बनाया हो, मजबूरी है अभी स्टूडेंट वाला खाना वाला। अच्छा थोड़ा सा आज भूखल रहना रे, कल सरस्वती पूजा है, सरस्वती पूजा में नहीं रहता भूखल, समझो यही पूजा हम लोग का। पढ़ो लेकिन सरस्वती पूजा में देखता है बच्चा लोग करता है, सरस्वती जी के ले आता है और दिन दिन भर भूखे रह जाता है, शाम में पूजा करता है पंडित जी को बुला के। तो हम लोग का मेन पूजा ही है ना। जोमेटो तो स्टूडेंट के लिए थोड़ा ना है रे, पढ़ो ना बाद में जोमेटो करना, ठीक है। स्टूडेंट लाइफ में जोमेटो, स्टूडेंट लाइफ में तो उपवास करना पड़ता है कई दिन। तुम आज के रात तो मांग रहे हैं, आज के रात कर लो, है ना। हम भी तुम्हारे साथ भूखे रहेंगे, जब तक तुम रहोगे तब तक हम रहेंगे ना भूखे, घबरा मत। यहां देखो क्या बता रहे थे कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है? C dV बाय dt। तो अब हम देख रहे हैं कि I1 का वैल्यू क्या है, कैपेसिटर C1 के क्रॉस है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? C1 इंटू dV। वोल्टेज क्या VS लिया सब में, तो dVS कर दे रहे थे dt। I2 बराबर क्या लेंगे हम लोग? करंट दूसरा ब्रांच का क्रॉस लेंगे C2 इंटू dVS बटे dt। I3 बराबर क्या लेंगे हम लोग? C3 इंटू dVS बटे dt। तो तीनों करंट का सम हो जाएगा मेरा क्या? देखो तो यहाँ पे लिखे हैं C1 dVS बटे dt प्लस C2 dVS बटे dt प्लस C3 dVS बटे dt। और dVS बटे dt कॉमन ले लिया और दोनों तरफ से भाग कट कर दिए, तो C इक्विवेलेंट बराबर निकल गया हमको C1 प्लस C2 प्लस C3। अब समझ में आ गया? सर वीडियो रुकता है तब आप खाते हैं नहीं, है ना? नहीं खा रहे, इस बार मत लगा, ऐसा नहीं करेंगे। बच्चा को भूखे रख के हम खाने लगेंगे रे, वाह इतना बड़ा पागल है रे। तुम लोग के लिए हम रात भर जगने के लिए तैयार हैं, तुम लोग, है ना। हम तुम लोग को भूखे रख के खुद खा लेंगे। अब देखो
हम लोग देखे थे ना कि रेजिस्टेंस में भी करंट को अपोज करने का कैपेसिटी होता था, जो रेजिस्टेंस कहलाता था, है ना। तो मान लिया हम थोड़ा सा रेजिस्टेंस का हम लोग कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे अभी। ठंडा देख रहा है जी, बढ़ा दिया गया है भगवान के द्वारा कि सर थोड़ा सा आराम कर ले, लेकिन सर की है आज आराम, सोचे कि बच्चा लोग का ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, अब बच्चा लोग इंतजार कर रहा है तो हम ही आ जाते हैं ऑनलाइन में थोड़ा सा कि ऑफलाइन वो अच्छा कर सके, है ना। दिल जीत लिए, अरे दिल किसी का कैसे जीत लेंगे यार, दिल बहुत खतरनाक चीज होता है, ब्लड पंपिंग करके छोड़ देगा। हाँ, और देखिए जब इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो जो करंट बनने लगा, तो इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के अक्रॉस जो मेरा करंट जा रहा होगा उस टर्म को हम लोग बोलेंगे करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी एक टर्मिनोलॉजी आता है इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए, जिसको हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं किसी भी कंडक्टर में पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो करंट फ्लो करेगा हम उस कंडक्टर का करंट डेंसिटी कहेंगे। मतलब करंट डेंसिटी इक्वल टू होगा करंट पर यूनिट एरिया। करंट पर यूनिट एरिया क्या होगा, आपसे पढ़कर, अच्छा आपसे पढ़कर, बहुत अच्छा पढ़ा कहा है, अभी तक कोई लिमिट नहीं हुआ, पढ़ो ना अभी। जे इक्वल टू होगा आई बटे ए होगा, ठीक है। किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है उसका करंट डेंसिटी करंट पर यूनिट एरिया होता है, और ये बताता है कि उस मीडियम में क्रॉस सेक्शनल एरिया के अक्रॉस कितना करंट जा रहा है, और जो करंट पर यूनिट लेंथ में जो चार्ज का मूवमेंट होता है, तो जो वोल्टेज डेवलप होता है वो इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। तो दूसरा टर्म हम लोग लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम बहुत डीप में नहीं जा रहे हैं क्योंकि यही रात है इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए। बचपन को देखते हैं ना, स्टेटस लगाता है यही रात अंतिम, यही रात बाकी, अरे तो यही रात को तुम लोग पढ़ने में लगाओ, खाली किताब का बड़ी सा फोटो लगा के अपन वीडियो बना के स्टेटस पर मत डालो, पढ़ो, यही रात को तुम किसी को मत दिखाओ, पढ़ाई में लगा दो, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, जो यहाँ पर जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है पर यूनिट लेंथ में, जो पर यूनिट लेंथ में जो वोल्टेज डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको कैपिटल ई से इंडिकेट करते हैं, है ना, कैपिटल ई से। और किसी कंडक्टर में करंट और वोल्टेज के रिलेशन को हम लोग इसी तरह से रिलेट करेंगे, क्योंकि ओम्स लॉ का बेसिक स्टेटमेंट ये कहता है बाबू कि एट ए कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर current density of a conductor is directly proportional to electric field intensity. Current density of a conductor is directly proportional to electric field intensity, है ना। सब चीज बाबू बहुत डीप में हम जा सकते हैं, अभी ओवरव्यू लेते हुए जाओ, एग्जाम के काम का दीपक, ठीक है, हम ओवरव्यू लेते जाओ बाबू, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड वो होता है ना जो जहां तक में इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट रहता है, और पर यूनिट वोल्टेज पर यूनिट लेंथ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा, ठीक है। तो करंट डेंसिटी क्या आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको ओम्स लॉ में बताया गया है। ओम साहब अपने लॉ में क्या बताया है, सबसे बेसिक स्टेटमेंट इनका यही है, एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर करंट डेंसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो करंट डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा ई, इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो क्या हो जाएगा बबुआ, सिग्मा आ जाएगा, जहां कि सिग्मा मेरा होता है कंडक्टिविटी। सिग्मा क्या होता है, कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह से आप लोग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते होंगे, आर बराबर रो इंटू एल बटा ए, तो रो मेरा रेजिस्टिविटी होता था, रो क्या होता था, रेजिस्टिविटी होता है, किसी मटेरियल में करंट को अपोज करने का क्षमता रेजिस्टिविटी कहलाता है। उसी तरह सिग्मा को हम लोग कंडक्टिविटी बोलेंगे। इसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, J इक्वल टू सिग्मा ई, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो लिख लोगे, है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। हम पहले ही बता चुके हैं सब। अब देखिए हम लोग लेंथ को इधर ले आते हैं, करंट को इधर चले कर देते हैं, मतलब तिरछा तिरछी कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, लेंथ ऊपर चला गया, एरिया इधर चला गया, इधर क्या हो गया, वोल्टेज बटा करंट। तो देखिए एल बटा ए जो होता है वो सेल कांस्टेंट कहलाता है ना। और ये मेरा क्या हो जाएगा, आई इधर चला जाएगा, आई बी एल ए बी। तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें समा जाएगा कांस्टेंट में, तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई का कांसेप्ट तुम लोग पढ़े हो ना, कि एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर, है ना, करंट मतलब किसी भी टर्मिनल सर्किट के दो पॉइंट के क्रॉस का करंट जो होता है वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। एग्जाम हो गया या नहीं बताओ कोई तरीके, ठीक होता है ना। बी डायरेक्टली आई, अभी बराबर क्या होता है, आर आई के प्रोपोर्शनलिटी होता है, तो आर आता है, कैसे आता है देख लेते हैं। जे बराबर क्या बताएं, आई बटे ए, सिग्मा बराबर ई बराबर भी बटा एल। तो हम यहां पर ले जाएंगे आई को इधर और एल को इधर, तो क्या आ जाएगा,